गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति में ये देखा था कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति अपने आप में एक विशिष्ट प्रकृति है, क्योंकि इसमें संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली दोनों शासन प्रणालियों के लक्षण पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में पढ़ने संघीय व्यवस्था की प्रकृति में संघात्मक शासन प्रणाली के एक लक्षण क्या क्या हैं वो उसका अध्ययन अपन ने कर लिया था। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एकात्मक शासन प्रणाली के जो लक्षण है, जो क्या पहला लक्षण है, शक्तियों का बंटवारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में है। जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, वो केंद्र के पक्ष में है। कैसे? यदि गुणात्मक रूप में देखें या संख्यात्मक रूप में देखें तो वो केंद्र के पक्ष में ही है। संख्यात्मक रूप में से कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक दृष्टि से भी जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र के पक्ष में है, और इसके साथ साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भारतीय संसद के पास में हैं। और यदि गुणात्मक रूप में देखें तो संघ सूची है, उसके ऊपर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची है, उस पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन यदि कोई कानून राष्ट्रीय महत्व का हो और राज्य और केंद्र में यदि किसी तरह का विरोधाभास हो तो ऐसी स्थिति में केवल केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। इसी प्रकार जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपना कानून बना सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर केवल केंद्र का ही कानून लागू होगा। और अगली बात कि अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संसद के पास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में ही है। दूसरा, संसदीय कानून व्यापक। संसदीय कानून का व्यापक प्रभाव है, क्योंकि संसद द्वारा पारित कानून संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में लागू किए जा सकते हैं, जबकि राज्य विधायकों द्वारा पारित कानून केवल राज्य की सीमा क्षेत्रों में ही लागू होते हैं। तीसरा है, राज्य के कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्य विधायक का कुछ ऐसे विषय हैं जिन राज्यों के माध्यम से, जैसे राज्य के मध्य व्यापार संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस प्रावधान द्वारा भी राज्य विधायिकाओं के अधिकारों को सीमित किया गया है। चौथा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। सामान्यतः राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण विधेयकों को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यह व्यवस्था भी केंद्र को अधिक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली बनाने में सहायक है। पांचवा है, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान। संघीय व्यवस्था में प्राय संघ और राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था में प्राय संघ और राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था होती है, पर भारत में संपूर्ण देश में के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था भी इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान की जो शक्तियां हैं या एक ही संविधान भी एकात्मक का मुख्य लक्षण है। छठा, आपातकालीन प्रावधान। संविधान के आपातकालीन प्रावधान संपूर्ण देश को एकात्मक रूप प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणाएं करने का अधिकार है। 352 में सामान्य राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ऐसे समय उद्घोष द्वारा राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद का नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा राज्य विधायकों की स्थिति संसद के अधीन ही हो जाती है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक संकट की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है। और तीसरा है अनुच्छेद
60 की व्यवस्था। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है, जिसमें राज्यों पर संसद का वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। विभिन्न संकट काल प्रावधानों के द्वारा देश को मजबूत केंद्र व कभी कभी एकात्मक शासन व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। अगला है, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में भी केंद्र शक्तिशाली है। भारतीय संविधान के द्वारा संपूर्ण देश में एक ऐसी इकाई के रूप में देखा जाता है जिसमें विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हुए भी राष्ट्रीय महत्व पर सर्वोपरि स्थान रखते हैं। सामान्य व्यवस्था में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में संधियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भी संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। अगला है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, कौन से में, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार है किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या विस्तार कर दे, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे व उनके नाम बदल दे। सामान्यतया संघीय व्यवस्था में राज्यों की सहमति के बिना ऐसा करना संभव नहीं है। भारत में ऐसा करने के लिए संबंधित राज्य की विधायिका से राय मालूम की जा सकती है, पर उस राय को मानना, उस पर अमल करना न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अगली, इकहरी नागरिकता। संपूर्ण देश में भारत के लोग भारतीय नागरिक हैं, न कि किसी राज्य या प्रदेश विशेष के हैं। जबकि सामान्यतः संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। संघ व राज्यों के पृथक नागरिकता पर भारत में इकहरी नागरिकता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय एकता को प्रांतीय पृथकता से अधिक महत्व दिया गया है। अगला है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में संघ तथा राज्यों के कानूनों के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था की जाती है, परंतु भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, जिसमें अपने शिखर पे सर्वोच्च न्यायालय है। उनके अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण में राज्य के उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। अपील को सर्वोच्च संस्थान उच्चतम न्यायालय है, जहाँ राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राज्य के उच्च न्यायालयों का गठन केंद्र सत्ता द्वारा ही किया जाता है। अगला है, भारतीय सेवाएं। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रखने के उद्देश्य से भी ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। उससे अगला है, संशोधन विधि सामान्यतः लोचशील। संघीय व्यवस्थाओं में जिस प्रकार अत्यंत कठोर विधि को अपनाया जाता है, वैसी व्यवस्था भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान के अधिकांश भाग में के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संविधान के कुछ ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत व आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। इसी लचीलेपन के कारण भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन संभव हो सके। अगला है, राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जो राज्यसभा उच्च सदन है उसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? राष्ट्रीय परिषद में संघ के एकाएक समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, पर भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य तथा नागालैंड में से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर है। अगला है, क्षेत्रीय परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषदें। राज्यों में समरसतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए संघ के पास समन्वयकारी शक्तियां हैं। संघ के पास कौन सी शक्तियां हैं? समन्वयकारी शक्तियां हैं। राज्यों के बीच उपजे विवाद के निपटारे के लिए क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय परिषदें विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करती हैं और क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, राज्यों की संघ पर वित्तीय निर्भरता। संविधान द्वारा
आर्थिक स्रोतों की व्यवस्था इस प्रकार की गई कि राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यों को क्या करना पड़ता है, वित्तीय उसके लिए केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यों के अपने आय के स्रोत अपर्याप्त हैं, अतः सामाजिक आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केंद्रीय अनुदान की आवश्यकता बनी रहती है। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के कारण राज्यों की स्थिति अधीनस्थ जैसी हो जाती है तथा केंद्र राज्यों को अपने अनुकूल चलने के लिए काफ़ी सीमा तक बाध्य कर सकता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में हर स्टेट्स में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की स्थिति राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष की है। किसकी है, संवैधानिक अध्यक्ष की है, जिससे राज्य की राजनीति में तटस्थ भूमिका अपनानी चाहिए। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है तथा व्यवहारिक रूप में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को केंद्रीय हितों का संरक्षण करते हुए देखा गया है। और अंतिम में अन्य एकीकृत व्यवस्थाएं, अन्य संघीय व्यवस्था के विपरीत भारतीय संविधान द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा संसद तथा विधानमंडल आदि के चुनाव करवाए जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा समस्त देश की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण किया जाता है। तीसरा, समस्त देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी कानूनों की व्यवस्था की गई है। और चौथा, क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है उसमें दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों के लक्षण विद्यमान हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के भी हैं और एकात्मक शासन प्रणाली के हैं। तो अपन ने भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति का अध्याय आज यहाँ कंप्लीट होता है, क्योंकि अपन ने संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी पढ़ लिए और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी पढ़ लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।